स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बज रहे हैं और वक्त है यूपी एक्सप्रेस का। सर्दी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली में आप देखिए हर रोज आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। तो दिल्ली से सटे राज्यों में कोरोना संक्रमण फैलने का डर और बढ़ गया है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं, बैठक कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। तो इस बैठक में कोरोना से बचाव, वैक्सीन को लेकर चर्चा हो रही है कि जब वैक्सीन आएगी तो वो रणनीति क्या होनी चाहिए, वो तरीका व्यवस्था क्या होनी चाहिए कि लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ये बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि तापमान गिरने के साथ ही मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं कोरोना के। और दिल्ली की बात करें तो यहां एक दिन में 100 से ज्यादा मरीज दम तोड़ रहे हैं और हजारों में मामले सामने आ रहे हैं। और अनूप गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त जुड़ गए हैं। तो अनूप, बढ़ते मामलों के बीच महत्वपूर्ण बैठक, क्या कुछ चर्चा हो रही है? देखिए, आपको बता दूं कि 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा चल रही है और ये वो 8 राज्य हैं जिन पे कोरोना महामारी का प्रकोप सबसे ज़्यादा है, जहां मरीजों की संख्या ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल नहीं है। जब ये 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक खत्म हो जाएगी, उसके बाद सभी राज्यों, जो बाकी बचे राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी होंगे, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होगी। जहां तक इस बैठक की बात कर दूं, जो जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा मामले हैं उन राज्यों को सचेत कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई कोताही ना बरती जाए और कोरोना महामारी के रोकथाम को लेकर जो भी कदम उठाने हैं और केंद्र सरकार से जो सहायता राज्य सरकारें चाहती है उसको लेकर के केंद्र सरकार तैयार है। दूसरी बात, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर से कहा कि यूरोप और अमेरिका में ऐसे स्पाइक देखने को मिले हैं, ऐसे में ढिलाई नहीं बरती जाए, क्योंकि देखिए पिछले दिनों जिस तरीके से फेस्टिवल सीजन होने की वजह से एक बार फिर से हमने कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार चिंतित है और एहतियात के तौर पर जो कदम उठाने चाहिए उसकी हिदायत जो है वो राज्य सरकारों को दी जा रही है। दूसरी बात बता दूं कि कुछ राज्य वैसे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अच्छे काम किए हैं। क्योंकि आने वाले वक्त में वैक्सीन जो है वो देश में लॉन्च की जा सकती है, तो इसका वितरण कैसे किया जा सकता है, क्योंकि सभी लोगों को इंतजार है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए, लोगों को लगाई जाए। तो इस बात पर आज प्रमुखता से चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जरूर की जाएगी और किस तरीके से रोड मैप राज्य सरकार की सहायता से बनाई जा सकती है, इस पर आज की बैठक में बात की जाएगी। चलिए, तो अनूप आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल से हम आपको लगातार बता रहे कि 2 चरणों में बैठक है। पहले चरण में उन राज्यों के 8 मुख्यमंत्री हैं जहां कोरोना के ज्यादा केसेस बढ़े हैं और बाकी जो बचे हुए राज्य दूसरे चरण में उनके साथ बैठक आज हो रही है। तो क्योंकि मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, कोरोना की जो सेकेंड वेव है, जो दूसरी लहर है, वो लौट कर आ गई है, तो ये माना जा रहा है कि दिसंबर तक, दूसरे सप्ताह तक उत्तर प्रदेश में आई वैक्सीन की पहली लॉट लखनऊ के सभी अस्पताल में आ जाएगी। तो ये अच्छी खबर भी है, क्योंकि कोरोना को हम लगभग साल भर से झेल रहे हैं, मार्च से जो शुरू हुआ सिलसिला। तो ऐसे में अब ये अच्छी खबर है कि लखनऊ के सभी अस्पतालों में दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक कोरोना की वैक्सीन पहुंच जाएगी। और ऐसे में क्योंकि वैक्सीन को रखना, उसे कैरी करना, अलग अलग इलाकों में पहुंचाना, दूर दराज के इलाकों में पहुंचाना, ये चुनौती है और बहुत बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे में उसका स्टोरेज कैसे हो, इसको लेकर भी सरकारी अस्पतालों में कोल्ड चेन मेंटेन रखने के लिए कहा गया है। पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दी जाएगी, यानी कि वो लोग जो सीधे सीधे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आते हैं, तो उनको सबसे पहले ये वैक्सीन का फायदा दिया जाएगा। जैसा कि पता है सभी को कि दिल्ली एनसीआर में सेकेंड वेव आ चुकी है। अभी हमारे यहाँ लखनऊ में सेकेंड वेव अभी नहीं दिखाई दी है, लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली एनसीआर से हमारे यहाँ आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं, निकल रहे हैं। हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं कि ये फैले ना और हमारे यहाँ सेकेंड वेव ना आए। कोल्ड चेन के लिए अभी व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए अलग से कोल्ड चेन, जो वैक्सीन हमारे यहाँ आएगी उसके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है कि कोल्ड चेन उसका मेंटेन हो सके।
क्योंकि दिल्ली में संख्या ज्यादा है कोरोना संक्रमण की और वो यूपी में फैल सकता है, इसलिए दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लोगों को रैपिड चेकिंग के लिए बुलाया जा रहा है और अगर वो नेगेटिव आ रहे हैं तभी उनको आने जाने की अनुमति है और पॉजिटिव आने पर उनको तुरंत क्वारंटीन किया जा रहा है। लेकिन लापरवाही भी हो रही है साथ में। आज यहाँ चेकिंग की टीम नजर ही नहीं आई, ना ही किसी तरह की कोई चेकिंग हो रही थी, ना टेस्ट हो रहे थे। और देखिए जरा, ये डीएनडी फ्लाईओवर है जहां धड़ल्ले से लोग नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा आ जा रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं डीएनडी पर, यानी कि नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर। 2 दिन पहले प्रशासन ने आदेश दिए थे कि दिल्ली से नोएडा आने वालों का एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, यानी कि कोविड के जिस तरीके से केस लगातार बढ़ रहे थे, नोएडा में केसों की रफ्तार को धीमी किया जा सके, इसके चलते यहाँ पर टेस्ट किए जा रहे थे। लेकिन इस समय हम खड़े हैं डीएनडी पर, जहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी सुबह के 10:30 का लगभग का समय है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी चेकिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। पुलिस वाले हालांकि ज़रूर बैठे हुए हैं डीएनडी पर, लेकिन वो आराम से बैठे हुए हैं, किसी तरीके की चेकिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। कल हालांकि 2 घंटे के लिए डीएनडी पर डॉक्टर्स की टीम ज़रूर तैनात की गई थी, जो एंटीजन टेस्ट कर रहे थे, रैपिड टेस्ट यहाँ पर किए जा रहे थे, लेकिन आज वो टीम भी यहाँ से नदारद है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर प्रशासन के जो डीएम ने जो आदेश दिए थे, उनकी धज्जियाँ इस तरीके से उड़ाई जा रही हैं। आप ये खुद देख सकते हैं मेरे पीछे कि गाड़ियाँ जो हैं वो आसानी से नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रही हैं। किसी भी आदमी का कोई भी टेस्ट यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। जब 2 दिन टेस्ट किए गए तभी कोविड के जो मरीज़ थे, या इसलिए टेस्ट किया जा रहा था कि कोई भी कोविड का मरीज़ दिल्ली से नोएडा ना आ सके, और अगर किसी को ऐसा है तो उसको होम क्वारंटाइन किया जा सके। तो क्या सिर्फ ये जो मुहिम थी सिर्फ 2 दिनों के लिए थी? कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। और आज शाम योगी कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही, जिसमें लव जिहाद पर कानून को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। शाम 4:30 बजे बैठक होगी। लव जिहाद पर कानून के प्रस्ताव को गृह विभाग और न्याय विभाग पहले ही पारित कर चुका है और अब कैबिनेट में इसे रखा जाएगा। तो लव जिहाद को लेकर सरकार सख्त है और जिस तरह से मामले इन दिनों तेजी से बढ़े हैं, तो फिलहाल अब देखना होगा कि जब शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें क्या निर्णय लिया जाता है। कोर्जन के कारण, फ्रॉडलेंट व्यवस्था के कारण या मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति टीका लगा करके, गोल टोपी पहन करके, जनेऊ पहन करके, कलावा बांध करके, इस प्रकार से अगर कोई किसी को धोखा देता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है और धर्म परिवर्तन करता है, तो वो व्यक्ति दंडनीय होगा। अधिकतम 3 साल के दंड की व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा अगर धर्मांतरित व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति का है अथवा अवयस्क है, तो ऐसे मामलों में 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। और अगर वो सूचना नहीं देते हैं या बिना सूचना के कोई धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो उनको भी दंडित करने की व्यवस्था है। और इसके साथ साथ ऐसे संगठनों और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को भी दंडित करने की व्यवस्था है जो इस अवैध धर्म परिवर्तन में लिप्त हैं। उनमें व्यवस्था ये रखी गई है कि ऐसे संगठनों के जो पंजीकरण हैं वो समाप्त किए जा सकते हैं। उनको अगर कोई कानूनी या कोई आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है तो वो आर्थिक सहायता उनकी रोकी जा सकती है, और उसमें जो भी व्यक्ति, उस एसोसिएशन का जो भी व्यक्ति संलिप्त है, उसको भी दंड का भागी होना होगा। तो एक तरफ शाम 4:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की लव जिहाद को लेकर, वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर कोई 2 बालिग युवा अपनी पसंद का साथी चुनते हैं तो ये उनका अधिकार है और इस बारे में कोई भी राज्य दखल नहीं दे सकता। हाई कोर्ट ने फैसला कुशीनगर में सलामत अंसारी प्रियंका खरवार की याचिका पर सुनाया, जिन्होंने 2019 में परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की थी और शादी के बाद प्रियंका आलिया बन गई। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 ने अपनी पसंद व इच्छा से किसी भी व्यक्ति के साथ शांति से रहने की आजादी दी है और इसमें दखल नहीं दिया जा सकता।
माननीय न्यायमूर्तिगण पंकज नकवी और विवेक अग्रवाल की पीठ ने जो है अपने आदेश पारित करते हुए कहा कि जो 2 बालिग लोग जो भी किसी भी संप्रदाय किसी धर्म के हों, इसमें हिंदू या मुसलमान नहीं देखना चाहिए, और चाहे वो दोनों एक ही लिंग के क्यों ना हो, एक साथ रह सकते हैं। आर्टिकल 21 उनको इस बात की इजाज़त देता है कि उनके इस मामले में किसी भी परिवार, समाज या धर्म को दखल देने का अधिकार नहीं है, ना ही सरकार को दखल देने का अधिकार है। साथ ही साथ इसमें लड़की के फादर ने उससे मिलने की इच्छा जताई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि ये लड़की का स्वयं का अपना व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि वो बालिग है, वो किससे मिलेगी किससे नहीं मिलेगी इसमें कोर्ट कोई दखल नहीं देना चाहती और FIR को रद्द कर दिया। तो ये एक बड़ी खबर है आज, तब जबकि लव जिहाद को कानून बनाने को लेकर, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर कवायद चल रही है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये तो हमें संविधान ने पहले अधिकार दिया है कि अगर कोई 2 युवा जो कि बालिग हैं वो किसी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से स्वेच्छा से रहना चाहते हैं तो कोई भी उसमें दखल नहीं दे सकता। और पूरा मामला सलामत और प्रियंका के मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें दोनों ने शादी की और शादी के बाद प्रियंका ने अपना धर्म परिवर्तन करके आलिया अपना नाम रखा था। तो ये टिप्पणी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की कि कोई भी व्यक्ति या परिवार किन्हीं 2 बालिग युवाओं के जीवन साथी चुनने के अधिकार में दखल नहीं दे सकता है। और खबर अलीगढ़ से है, जहां पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और बैंक पर नगर निगम ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने खराब प्रगति वाले बैंकों को फटकार लगाई है। साथ ही कहा कि लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि आज पीएम स्वनिधि स्कीम की समीक्षा की गई थी, तो हम लोगों ने पिछले 1 हफ्ते से रोज़ समीक्षा कर रहे थे। इसमें हमने पाया था कि हमारे जनपद के कुछ ब्रांचेज हैं जो अच्छा काम नहीं कर रहे स्कीम में, क्योंकि ये बहुत गरीब लोगों के लिए स्कीम है। तो इसमें प्रधानमंत्री जी भी बहुत इस पर फोकस किए हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी रेगुलर समीक्षा करते हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि रोज़ इसकी समीक्षा करेंगे। तो जो खराब परफॉर्मेंस वाले ब्रांचेज हैं हमारे अलग अलग बैंक के, उनको आज बुलाया गया था। उनको स्पष्ट वार्निंग दिया गया है कि इस स्कीम में जो है परफॉर्मेंस अच्छा रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें लोन देना है, ताकि जो है उनको इससे बेनिफिट मिल सके। और हादसे की खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां गंगा नहर में कार गिर गई है। तो फिलहाल इसमें सवार 2 महिलाओं को तो बचा लिया गया, लेकिन जो बाकी 2 सवार थे उनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। और ये लोग हरिद्वार से दिल्ली जा रहे थे जब हादसे का शिकार हुए। तो गंगा नहर की अगर बात करें तो अमूमन ज़्यादा स्पीड की वजह से ये हादसे हो जाते हैं। विनेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। विनेश, तो ये वो जगह हैं जहाँ लगातार हादसे होते हैं, तो आज क्या कुछ अपडेट है? अभी जो लापता थे उनकी कोई जानकारी मिली? बिल्कुल, जिस तरह दर्दनाक घटना हुई है, इस तरह की घटनाएं इस गंगा नहर पर जो मार्ग है इस पर होती रहती है। और आज फिर यही हुआ जब ये कार सवार 4 लोग यहाँ से दिल्ली की तरफ जा रहे थे हरिद्वार से, तो अचानक से कार गंगा नहर में जा गिरी, जिसमें इस कार में 2 युवती थी और 2 युवक थे, जिसमें से अचानक स्थानीय लोगों ने और PRV के कुछ सिपाहियों ने कूदकर बचाने का जब प्रयास किया तो 2 युवतियों को बाहर निकाला गया, जिसकी इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। और जो 2 युवक कार में सवार थे उनका अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि गोताखोर और पुलिस की टीम लगातार उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही है। जो 4 कार सवार लोग थे ये डॉक्टर थे, जो कि एम्स में के डॉक्टर थे। जी तो ये बड़ा दर्दनाक हादसा, एम्स के डॉक्टर थे। और अभी हमारे सहयोगी ने अपडेट किया कि जिन 2 युवतियों को बचाया गया था उनमें से एक ने दम तोड़ दिया है, 2 का पता नहीं है, एक की हालत गंभीर बनी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया विनेश आपका जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव से ठीक पहले 25,000 करोड़ के जमीन घोटाले की सीबीआई जांच में कई नेताओं के नाम शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। इस जमीन घोटाले में पीडीपी नेता हसीब दाबरू, कांग्रेस नेता के अमला, रिटायर्ड IAS अधिकारी मोहम्मद शफी पंडित के नाम सामने आए हैं। आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कई एकड़ जमीन रोशनी एक्ट के जरिए आवंटित करा ली थी। इसके अलावा सीबीआई जांच में कई कारोबारी और बैंक अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। तो 20 साल पहले हुए एक सरकारी सर्वे में राज्य की हजारों एकड़ जमीन पर लोगों के अवैध कब्जे का मामला सामने आया था, लेकिन उस वक्त की सरकार ने कब्जा हटाने के बजाय जमीनों का मालिकाना हक देने के लिए रोशनी एक्ट बना दिया था, जिसे 2018 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और फिर 9 अक्टूबर 2020 को केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई। तो अब जो सीबीआई की जांच हो रही है उसमें इस घोटाले से जुड़े हुए कई बड़े चेहरे, कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं।
उम्र छोटी लेकिन काम बड़े। कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जीनियस बन सकता है। खेल की बात करें, पढ़ाई की बात करें, आर्ट की बात करें या कोई और फील्ड, वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। अगर आप किसी ऐसे इंडियन जीनियस को जानते हैं जिसे आना चाहिए पूरी दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/यंग जीनियस या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन में विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस न्यूज 18 की एक पहल। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही। स्वागत है ब्रेक के बाद। लव जिहाद के कानून को लेकर आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि लव जिहाद पर जब कानून बन जाएगा तो इस तरह की घटनाएं रुकेंगी और महिलाओं के साथ शादी के नाम पर छल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद पर कानून लाने जा रही है। बाकायदा इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया। आज कैबिनेट भी है, शायद इसमें अंतिम मोहर भी लग जाए। हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी मौजूद हैं। सर, किस तरह लव जिहाद को लेकर लगातार केसेस जाते रहे और अब इस पर अंतिम मोहर लगने वाली कैबिनेट की? निश्चित तौर से लव जिहाद उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग अलग हिस्सों में एक बड़ी चुनौती के रूप में आया है, जिसमें बहुत साजिश करके, बहुत एक योजनाबद्ध तरीके से हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाए जाने और फिर उनका शोषण करने और फिर अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं जो लगातार हुई हैं, उसके कारण से विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में और अभी बहुत सारी घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में भी घटी हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की अगुवाई में इस पर विचार हुआ है। उत्तर प्रदेश से बहुत मामले आ रहे थे, जात छुपाकर, तथ्य छुपाकर लड़कियों को बरगला कर शादी किया जाता। अभी बागपत में एक डॉक्टर ने 6 महीने तथ्य छुपाया था, जिसके बाद पीड़ितों को, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनको दर दर भटकना पड़ता। तो अब ऐसा नहीं होगा। निश्चित तौर से इसीलिए ये बनाया जा रहा है। इसके कारण से केवल लड़कियों का उत्पीड़न ही नहीं होता था, शोषण ही नहीं होता था, बल्कि कानून व्यवस्था की गंभीर समस्याएं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में समय समय पर खड़ी हुई हैं। तो इसको ध्यान में रख करके ही फैसला लिया जा रहा है और जल्दी ही आज उम्मीद यही है कि कैबिनेट में आएगा तो आपको सारी डिटेल उसकी जानकारी दी जाएगी। बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोग जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे, अब इस कानून के माध्यम से उन पर शिकंजा कसेगा। और यही मंशा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बार सामने आता है कि इस तरह की साजिश की गई। अब ऐसे लोगों के खिलाफ ये कानून सख्त होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर झांसी से है, जहां गेट के बाहर गाड़ी खड़ी करने के विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। महिलाओं के साथ भी बुरी तरह मारपीट हुई है और इस दौरान बीच बचाव करने आए पिता पुत्र को भी नहीं बख्शा। और मारपीट की जो पूरी वारदात है, पूरी घटना है, वो घर में लगी सीसीटीवी में कैद हुई है। तो फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। दिल्ली के चौहान बांगर इलाके में एक बुर्का पहने महिला का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में महिला परचून की दुकान पर गोलियां चला रही है, साथ ही खुद को गैंगस्टर नासिर की बहन बता रही है और गालियां दे रही है। पुलिस ने आरोपी महिला नुसरत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि वीडियो 18 नवंबर का है और उसका दुकानदार से विवाद था। इस महिला का और गैंगस्टर नासिर से कोई संबंध नहीं है और ऐसे ही धमकाने के लिए ये खुद का नाम उससे जोड़ रही थी। तो यूपी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए खबरें उत्तराखंड की।